बताई गई थी 234 किलोमीटर और एपोजी 19,000 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा। लेकिन देखिए पीएसएलवी रॉकेट के जरिए हम एक पहले ऑर्बिट अचीव करते हैं, फिर हर फेरे में एक क्षण आता है जब हम इसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा को थोड़ा बढ़ाते हैं, तो हर बार थोड़ी थोड़ी स्पीड देते जाते हैं, तो फाइनली हमको एस्केप वेलोसिटी मिल जाती है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की, कि जब हमारा फिर यान जो है पृथ्वी के प्रभाव से निकल के अपने गंतव्य की तरफ चले जाएगा। आरसी कपूर सर, ये जो इस वक्त की एक बड़ी खबर अब दिखा रहे हैं दर्शकों को कि जो तीसरा चरण है उसको हमने सफलता के साथ हासिल कर लिया है आदित्य L1 ने। अभी लगभग कितने चरण और होंगे सर जिनके लिए अगले 73 मिनट बेहद महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं? देखिए ये बात इसरो की तरफ से ही आनी चाहिए, क्योंकि ये सूचना मेरे पास नहीं थी, लेकिन मेरा स्क्रीन भी ब्लैंक है, जरा इसको लाइव कर दीजिए। जी बिल्कुल हम करते हैं सर। और अनुराग, जैसे आरसी कपूर जी से हम समझने की कोशिश करेंगे, सॉलिड, लिक्विड, फिर मतलब सॉलिड लिक्विड, तो ये जो पूरा 4 जो फ्यूल होते हैं ये यूज होते हैं जब तक आदित्य L1 जो है वो लॉन्चिंग रॉकेट से अलग नहीं हो जाता। तो मेरे ख्याल से जितना मैं समझ पा रही हूँ शायद उसी का इंतजार है कि जब तक आदित्य L1 जो है वो अलग नहीं हो जाता अपने लॉन्चिंग रॉकेट से। 73 मिनट का शायद ये वक्त जो है उसमें लगेगा। बाकी इस पर मोहर जो है वो आरसी कपूर साहब लगाएंगे। आरसी कपूर साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ बिल्कुल सही बात है, आपने सही बोला है। और आखिर में ये सारी स्टेजेस के साथ अलग होके आखिरकार सिर्फ आदित्य L1 रहेगा और उसका अपना प्रोपल्शन सिस्टम रहेगा, उसी को हमने इस दीर्घवृत्ताकार कक्षा में डालना है। तो वो ये सब चीज चरणों में होती है। तो ये किस समय होना है, आमतौर से हम देखते हैं ना, जब सैटेलाइट को लॉन्च करके पीएसएलवी के जरिए तो करीब 17 मिनट में कार्रवाई पूरी हो जाती है। इस बार मैं नहीं जानता कि वो ये कितने मिनट्स में होने वाली है, और मेरे ख्याल में अभी 12 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं अभी लॉन्चिंग टाइम से जी। तो और मुझे सारी खबर तो आप ही लोगों से मिल रही है। ठीक। आरसी कपूर सर, क्या जो तस्वीरें आदित्य L1 से हमें मिलनी शुरू होंगी उसके लिए जनवरी 2024 तक का इंतजार करना होगा, या तस्वीरें मिलने की जो प्रक्रिया है, सफर है, वो पहले ही शुरू हो जाएगा? देखिए, एक तो बात तो है कि L1 तक पहुंचना है और वो 4 महीने का समय लगेगा। इस बीच में कैसे ये इंस्ट्रूमेंट्स एक्टिव होंगे, और क्योंकि डायरेक्ट कैमरास जो हैं उसके बारे में मुझे नहीं जानने को मिला कि इसमें आदित्य L1 में लगाए गए हैं। जो पेलोड्स हैं उन्हीं की मुझे जानकारी हुई। जो 7 पेलोड्स हैं जो बताते हैं कि के जरिए हमने सूर्य का विभिन्न वेवलेंथ पर अध्ययन करना है, और साथ में इंस्टीट्यूट का मतलब है कि ऑन द स्पॉट जैसे आप एक्सपेरिमेंट करके जो है कुछ मेजरमेंट करते हैं, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि सूर्य की तरफ से जो ऊर्जावान कणों की बौछार आती है उसको हमने जानना है, और उसके घनत्व का, उसकी गति का पता करना है। और जो पृथ्वी के आसपास का जो अंतरिक्ष है उसमें जो वेदर की क्या कंडीशन है, यानी कि जिसको हम स्पेस वेदर कहते हैं, वो आज इसलिए जरूरी हो गया है कि क्योंकि हमारी जो जिंदगी है और वो काफी हद तक टेक्नोलॉजी निर्भर हो गई है। तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, हमारे सैटेलाइट ठीक से काम करने चाहिए। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख पाऊंगा, और मोबाइल्स चल सकते हैं। ये सब जो है सुचारू रूप से चलते रहना चाहिए। लेकिन जो सूर्य की तरफ से जो डिस्टर्बेंसेज आते हैं उनकी वजह से हम फिर जो है शुरू में कभी एडवांस वार्निंग हमें मिल सकती है, तो सैटेलाइट्स को ठीक तरीके से ओरिएंट कर सकते हैं ताकि डैमेज मिनिमम हो। आरसी कपूर जी, तो अगर मैं ये समझूं कि जो अगर एक आम आदमी समझना चाहे कि भाई आदित्य L1 जाकर वो क्या क्या काम करेगा, तो उनमें से एक प्रमुख काम ये होगा कि जब हम सुनते हैं कि भाई सूरज पर तूफान आने वाला है, कई बार बीच बीच में इस तरह की खबरें आती हैं कि सूरज पर तूफान आएगा, क्या हो जाएंगी सैटेलाइट ठप, क्या सैटेलाइट्स को कोई नुकसान होगा, क्या आपका मोबाइल इंटरनेट या पावर ग्रिड जो है उसको नुकसान होगा, तो क्या ये आदित्य L1 की स्टडीज जो हैं सोलर स्टॉर्म्स को भी स्टडी करेंगे और उनसे हमारी सैटेलाइट्स और हमारे वायुमंडल पर होने वाले प्रभाव को भी? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें आमतौर से जो ये डिस्टर्बेंस आते हैं सोलर फ्लेयर्स की वजह से आते हैं, जो कि सूर्य की सतह पर जो कई बार हमको धब्बे दिखते हैं, और आजकल काफी ज्यादा दिख रहे हैं क्योंकि सूर्य अपने एक्टिविटी फेज में है। और वहां जो है ट्विस्टेड मैग्नेटिक फील्ड में एक स्टोर्ड अप एनर्जी रहती है, तो एकदम अचानक जो है इसका रिलीज होता है, तो हमको वहां से सूर्य से रेडिएशन आता है, अल्ट्रावायलेट में, एक्सरेज में। हो ये जब पृथ्वी के पास पहुंचती है तो करीब 8.25 मिनट के अंदर
तो आयोनोस्फीयर में जो है ये हलचल पैदा करते हैं, वो एक्सपेंड कर सकता है, तो उसको हीट अप कर देते हैं, वो एक्सपेंड जी करता है। तो जिसका मतलब ये है कि सैटेलाइट्स के ऊपर जो है ड्रैग बढ़ जाता है। तो ड्रैग में जो है वो उसकी टेंडेंसी होती है कि पृथ्वी की तरफ थोड़ा सा वो गिरे, तो ठीक है उस चीज को संभालना होता है। तो फिर चूंकि सैटेलाइट में फ्यूल रहता है, जी। तो फिर उसका ऑर्बिट को हमने बूस्ट करके करेक्शन कर दी होती ठीक है आरसी कपूर साहब, एक बार फिर जरा अपने दर्शकों को लेकर चलते हैं इसरो के सेंटर पे, और इस वक्त वहां से क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, जरा वो सुनवाते हैं दर्शकों को। लैग्रेंज पॉइंट पर इस वेधशाला को रखने का मुख्य कारण यह भी है कि यहाँ उपग्रह लगभग स्थिर रहेगा और उपग्रह के अभिवृत्ति नियंत्रण के लिए अधिक ईंधन की आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान में PS4 चरण का कोस्टिंग फेज जारी है। अब यान की ऊंचाई 280 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.18 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अब यह उचित अभिवृत्ति प्राप्त कर पुनः प्रज्वलित किया जाएगा। vehicle